नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के तहत उद्योग विभाग द्वारा संचालित नवीन नीतियों से जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसके तहत कार्यक्रम से संबंधित कंपनियों जैसे सीएस एसोसिएशन एवं इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर आदि को लाभान्वित करने के लिए जागरूक किया गया। इस शिविर में अजमेर व ब्यावर जिले के सभी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के एडिशनल कमिश्नर सीवी नवल उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए संबंधित विभिन्न विभाग लगातार कार्यरत हैं। इसी क्रम से संबंधित कंपनियों जैसे सीएस एसोसिएशन व इंडस्ट्री से जुड़े स्टेक होल्डर आदि को लाभान्वित करने के लिए बैठकें व शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी क्रम में आज उद्योग विभाग द्वारा संचालित नवीन नीतियों से जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग विभाग के अधिकारियों ने अपने विभिन्न दृष्टिकोण साझा किए। इस शिविर के अंतर्गत इंडस्ट्री के मार्केटिंग लेवल से लेकर इंपोर्ट तक की सभी रूपरेखा साझा की गई। साथ ही कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को स्टेबलिस्ट करने का सुझाव दिया गया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के विभिन्न एस्पेक्ट को देखते हुए कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए जागरूक किया गया। इस शिविर में अजमेर व ब्यावर जिले के सभी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया गया है, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर सीवी नवल उपस्थित रहे। साथ ही रीको व माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। आज जो है राइजिंग राजस्थान जो राजस्थान सरकार का जो एक इवेंट हुआ था 9 से 11 दिसंबर को जो एक इवेंट हुआ था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसी के संदर्भ में जो उस टाइम पे जो पॉलिसीज लॉन्च करी थी राज्य सरकार के द्वारा वेरियस सेक्टर्स को कवर करते हुए जो भी पॉलिसीज लॉन्च करी गई है, उन्हीं के वर्कशॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सी एसोसिएशन हो, चाहे सीएस एसोसिएशन हो, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स है, उन सभी को ये जो सरकार की जो पॉलिसीज है उन सबकी विस्तृत जानकारी देने के लिए आज का ये जो वर्कशॉप रखा गया है। मैम कितनी जानकारी इसमें जो पॉलिसीज है उसमें हर सेक्टर को कवर किया गया है, भले ही वो चाहे कैपिटल सब्सिडी की बात हो, उसमें चाहे इंटरेस्ट सबवेंशन उसमें मेंशन किया गया हो, कैसे उसको अगर कोई इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एक्वायर करती है या फिर वो क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेजर्स अपनाती है, या फिर वो जो ग्रीन ग्रोथ के लिए जो अपना सेटअप करती है, इन सभी की जानकारी आज के जो है इस सेशन में दी जा रही है। भले ही वो जीएसटी इंसेंटिव हो, वो सारे चीज़ें जो है वो कवर करी गई है, मार्केटिंग असिस्टेंस से लेके एक्सपोर्ट करने तक की सारी चीज़ें कवर करी गई है इसमें। समाज सेवी संस्था उम्मत फाउंडेशन अजमेर द्वारा समर कैंप का आगाज किया गया, जिसमें 320 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है। समर कैंप में 320 बच्चों में कौशल विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना लक्ष्य रहेगा। कैंप में 12 से अधिक अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाज सेवी संस्था उम्मत फाउंडेशन अजमेर द्वारा समर कैंप का आगाज किया गया, जिसमें 320 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है। समर कैंप में 320 बच्चों में कौशल विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना लक्ष्य रहेगा। समर कैंप के तहत इस्लामियात, कंप्यूटर, इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट और खास महिलाओं के लिए हैंडवर्क, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, सेल्फ डिफेंस कोर्स 12 से अधिक अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई केंद्रों की स्थापना कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद दी जाएगी। संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत संस्था द्वारा 4 साल से फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें गणित, विज्ञान, इंग्लिश, कंप्यूटर प्रतिवर्ष लगभग 150 बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। उम्मत फाउंडेशन संस्था की क्लासेस में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम उम्मत फाउंडेशन से बात कर रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों की रिजल्ट्स आ गए हैं और सभी बच्चे माशाल्लाह अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं। और हम लोगों ने छुट्टियां बच्चों की बर्बाद ना हो, बच्चे यूं ही ना गुजार दें, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मेहंदी, सिलाई, ड्राइंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस्लामियात, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब कोर्सों को शामिल किया है ताकि बच्चे सीखें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और साथ ही साथ में
महिलाएं सीखें, ताकि आगे बढ़ कर के वो अपने रोज़गार के लिए कुछ कोशिशें कर सके और उनको अच्छा रोज़गार मिल सके, अपनी घर की आमदनी बढ़ा सके। बच्चे सीखेंगे तो बच्चों में एक हुनर आ जाएगा, और औरतें सीखेंगी तो औरतों के अंदर एक हुनर के साथ साथ इनकम का जरिया बन जाएगा। तो हमारा ये कोशिश है कि हम लोग इस तरीके से लोगों की मदद करें और लोग आगे बढ़े, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। वालेकुम, मेरा नाम तहसीन खानम है। मैं यहाँ उम्मत फाउंडेशन के अंदर एक तो मैथ्स की टीचर हूँ और यहाँ पर मैं समर कैंप के अंदर मेहंदी पार्लर और इंग्लिश कोर्स लेती हूँ। यहाँ पर बच्चों को मेहंदी सिखाई जाती है। जिन बच्चों को नहीं आती है उन्हें एक तरीके का हुनर दिया जाता है। और यहाँ पर बच्चों के अंदर जो बच्चे इंग्लिश बोलने में कमज़ोर रहते हैं उन्हें यहाँ पर बच्चों को एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जाता है। यहाँ पर महिलाएं भी कुछ कोर्सेज सीख रही है, पार्लर, कंप्यूटर वगैरह, जिससे वो आगे अपना कुछ भी इनकम के लिए कुछ भी कोर्सेज खोल सकती है। वो खुद का पार्लर खोल सकती है, मेहंदी लगाकर भी पैसे। अजमेर के हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में पिता ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जहां काउंसलिंग के दौरान पीड़ित बेटी ने आपबीती बताई। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पिता और बेटी के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। मामला है अजमेर के हरिभाव उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र का, जिसमें पिता ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म कर मानवता को शर्मसार कर दिया। पीड़ित बेटी ने मां से गुहार लगाई, पर उसे वहां भी कोई राहत नहीं मिली। पूरा मामला खुलकर तब सामने आया जब बच्चे की काउंसलिंग के दौरान उसने अपनी आपबीती बताई। पीड़िता ने बताया कि जब उसकी मां मजदूरी पर जाती थी तब उसका पिता उसके साथ घृणित कृत्य करता था। विरोध करने पर उसे धमकियां दी जाती थी। बच्ची ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि चाइल्ड लाइन और राजस्थान महिला कल्याण मंडल की कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कल एक बालिका ने दर्ज करवाया जिसकी उम्र करीब 9 वर्ष है। उसने दर्ज कराया है कि मेरा जो पिता है वो दिन के समय मेरे साथ गलत हरकतें करता है, कपड़े खोल करके मेरे ऊपर लेट जाता है और दुष्कर्म करने संबंधी भी बताया है। उप बालिका ने एक NGO व चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को ये बातें बताई और उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने काउंसलिंग की, जिसके आधार पर थाने पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया। बयान होगा अग्रिम अनुसंधान सिकाऊ सेल के नेमीचंद जी है, DYSP साहब। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And off for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान खो खो संघ द्वारा 26 जून से लेकर 29 जून तक राजस्थान पुरुष खो खो लीग 2025 टूर्नामेंट का आयोजन अजमेर के दयानंद महाविद्यालय के खेल प्रांगण में किया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान खो खो संघ अजमेर के सचिव ने विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान खो खो संघ द्वारा 26 जून से लेकर 29 जून तक राजस्थान पुरुष खो खो लीग 2025 टूर्नामेंट का आयोजन अजमेर के दयानंद महाविद्यालय के खेल प्रांगण में होगा।
जानकारी देते हुए राजस्थान खो खो संघ अजमेर के सचिव डॉक्टर सैयद अजगर अली ने बताया कि इस पूरे खेल के अंदर कुल 6 टीमें भाग लेगी, जिसमें से हर एक टीम में 20 से 25 खिलाड़ी रहेंगे और ये सारे खिलाड़ी राजस्थान के निवासी ही रहेंगे। ये मैच सुबह और शाम दोनों समय में आयोजित होंगे, जिसमें सुबह 3 और शाम में 3 मैच आयोजित होंगे, अर्थात एक दिन में कुल 6 मैचों का आयोजन होगा। कहा कि इस मैच में करीब 150 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और उनके सपोर्ट में 50 लोगों की टेक्निकल टीम और 50 लोगों की सपोर्टिंग टीम उपस्थित रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खो खो प्रतियोगिता के तर्ज पर राजस्थान में भी खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों को एक स्टेज मिल सके और वह अपना खुद का स्तर भांप सके। जहां इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 5 दिन लगातार होगा। बताया कि अभी के मौसम के अनुसार पूरा स्टेडियम तैयार किया गया है। राजस्थान खो खो संघ के द्वारा 26 जून से लेकर 29 जून तक राजस्थान खो खो लीग 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने 6 टीमें बनाई है और जिसमें 20 से 25 प्लेयर प्रत्येक टीम के अंदर होंगे और ये जो प्लेयर्स होंगे ये सारे के सारे प्लेयर राजस्थान के मूल निवासी प्लेयर होंगे, जिनका बोनाफाइड राजस्थान से बना हुआ है और राजस्थान के बाहर का कोई भी बच्चा इस लीग प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएगा। ये क्या डे नाइट है? हाँ, ये मैच मॉर्निंग में और इवनिंग में चलेंगे और इवनिंग में दूध या रोशनी के अंदर इन मैचों का आयोजन किया जाएगा। सुबह मॉर्निंग में 3 मैच और शाम को 3 मैच, एक दिन में 6 मैच आयोजित होंगे। सर, कुल कितने खिलाड़ी होंगे इसके अंदर और कोचेस वगैरह कितने हैं? इसके अंदर अगर हम बात करें तो करीबन लगभग 150 के लगभग खिलाड़ी रहेंगे और 50 के लगभग सपोर्टिंग स्टाफ में जैसे कोच, मैनेजर, असिस्टेंट कोच, फिजियो, इस तरीके के लोग रहेंगे और लगभग 50 टेक्निकल ऑफिशियल होने वाले हैं। कि महिला पुरुष सभी? जी नहीं, ये महिला पुरुष नहीं है, ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग इस टाइप के फॉर्मेट में इस तरीके की व्यवस्था के साथ हम इस लीग का आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि राजस्थान के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नवंबर माह में प्रस्तावित है लीग प्रतियोगिता की, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होगी, तो उसके लिए हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। सर, तैयारी को देखते हुए भी इसकी तारीख निश्चित कर दी है? बिल्कुल निश्चित कर दी है तारीख। तैयारियाँ तो हमारी लगभग 1.5-2 साल से चल रही थी इसकी। अब प्लेटफॉर्म पे तो अब हम उसको उतार रहे हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने बुक कर दी है। प्लेयरों की वो हो गई है, प्लेयरों को सोल्ड आउट कर लिया है, उनके कोचों को कर लिया है और उन टीमों को कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि लीग बहुत अच्छी और भव्य लीग होने वाली है। कितने दिवसीय टूर्नामेंट है ये? लगभग चलेगा कम से कम 4 से 5 दिन का शेड्यूल रहेगा पूरा। पहले नॉकआउट पे खेली जाएगी, फिर उसके बाद पहले लीग पे खेली जाएगी। प्रत्येक टीम को 5-5 मैच खेलने हैं लीग में और उसके बाद फिर सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल में। भाजपा अजमेर जिला देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत के निर्देश एवं विधायक रामस्वरूप लांबा की अनुशंसा पर भारतीय जनता पार्टी नसरबाद शहर मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने कार्यकारिणी की घोषणा की। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी में 19 पदाधिकारियों में से 4 महिलाएं और 15 पुरुष एवं 41 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए। भाजपा अजमेर जिला देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत के निर्देश एवं विधायक रामस्वरूप लांबा की अनुशंसा पर भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद शहर मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने कार्यकारिणी की घोषणा की। मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी में चयन किया गया है। इस कार्यकारिणी में 19 पदाधिकारी में से 4 महिलाएं और 15 पुरुष एवं 41 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। विशेष आमंत्रित सदस्य में सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक रामस्वरूप लांबा, भगवान शर्मा, ओम प्रकाश चौकड़ीवाल, मुन्ना पहलवान, वैभव तेला, योगेश सोनी, महेश मेहरा, कन्हैया सिंधी, सुशील गादिया, नेमीचंद खींची, सतीश पार्चे, भगवान दास, महेश बबानी है। कार्यकारिणी घोषणा के बाद सभी ने विधायक रामस्वरूप लांबा, जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत का आभार व्यक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद मंडल द्वारा हमारी कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें जिला के निर्देशानुसार एवं विधायक रामस्वरूप जी के निर्देशानुसार हमने सभी वर्गों
और महिलाओं का ध्यान रखते हुए हमारी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 4 महिलाएं और 19 पदाधिकारी और 41 सदस्य बनाए 60 व्यक्तियों की हमारी कार्यकारिणी है। उसके पश्चात हमने विशेष आमंत्रित सदस्य जो हमारे सीनियर है, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व दायित्वमान हैं, उन सभी को हमने विशेष आमंत्रित में रखा है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।